ये स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल नॉन मेटल्स को, और मेटल नॉन मेटल्स की हमने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो फिर से सुनिए क्या डिस्कशन था। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल क्यों बोला जाता है? बिकॉज मेलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। जिसमें हम किसी सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है? उसको मेलिएबल बोला जाता है। जैसे कि हम लोग किसी हमारे पास आयरन नेल है, अगर हम उसको हैमर से स्ट्राइक करते हैं, हैमर से स्ट्राइक करने पर वो ब्रेक डाउन नहीं होता, पीसेज में नहीं टूटते, स्मॉलर पीसेज नहीं होते हैं उसके। वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? वो शीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के बेसिस पर तो हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल को यूज करते हैं, गोल्ड फॉइल को यूज करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल भी यूज करते हैं स्वीट्स के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर लगाने के लिए। तो इसी कारण से बनाई जाती हैं। हम उनको हैमर से स्ट्राइक करके थिन कर सकते हैं। और मैंने आपको अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी करवाया था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, याद होगा। उसमें एक गोल्ड फॉइल लगाई थी। वो गोल्ड फॉइल इसी वजह से तो लगाई थी क्योंकि गोल्ड कैसा होता है? गोल्ड इज ए मेलिएबल मेटल। गोल्ड में मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, डक्टाइल। अच्छा, नॉन मेटल क्या होंगे? नॉन मेलिएबल होंगे। नॉन मेलिएबल होंगे, आप इनको जैसे ही हैमर से स्ट्राइक करेंगे, ये स्मॉलर पीसेज में क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हम इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ब्रिटल। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल। जैसे ही उनके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा वो टूट जाएंगे। नेक्स्ट, डक्टाइल। Ductility. Ductility is that property of the substance due to which a substance can be converted into thin wires. जिसकी वजह से हम किसी भी सब्सटेंस को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जैसे हमारे पास एक आयरन नेल है, उस आयरन नेल को हम लोग हीट अप करेंगे। हीट अप करके एक तरफ से उसके एंड को फिक्स कर देंगे, दूसरी तरफ से उस पर फोर्स लगाएंगे, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रेच करोगे तो वो क्या होता जाएगा? किसमें कन्वर्ट होता जाएगा? वो वायर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इस तरह से वायर्स बनाई जाती है। तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, इसलिए सॉरी डक्टाइल होते हैं, इसलिए हम उनको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन वायर्स में। द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, वो तो ब्रिटल है ना। आप उन पे जैसे ही फोर्स लगाओगे वो तो क्या हो जाएंगे? वो तो टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टू पीसेस हो जाएंगे उसके। ओके। नेक्स्ट हमने पढ़ा था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है मेटल्स? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि आप सोडियम मेटल की बात करोगे तो सोडियम मेटल में क्या होगा? ये एटम्स होंगे, और एटम्स के बीच में क्या दिख रहे हैं आपको? स्पेसेस। सोडियम की आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से और किसी सोडियम ने भी फ्री इलेक्ट्रॉन किए, और ये इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शंस में क्या करते रहते हैं? ऐसा घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनके साथ कोई सोर्स लगाते हैं, वोल्टेज का बैटरी लगाते हैं, तो उस केस में क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ चल पड़ते हैं? टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट। इससे क्या बनता है? इसी को तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और 1 सेकंड में जितने चार्ज फ्लो होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब 1 सेकंड में यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हमने बोला यहाँ पर कुछ करंट होगा। देखो, करंट वाटर करंट भी हो सकता है, एयर करंट भी हो सकता है। करंट एक जनरल वर्ड है, ठीक है। जैसे कि आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं, आपने देखा कि आपके आगे से 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी चला जाता है। रिवर में वाटर फ्लो करेगा, तो आप जहां पर खड़े हैं आप ये ऑब्जर्व कर लें कि मेरे आगे से पर सेकंड कितना लीटर पानी जा रहा है? 1000 लीटर वाटर जा रहा है। तो मैं बोलूंगा ये वाटर करंट है। ये क्या है? वाटर करंट। अब एयर करंट भी होगा, एयर भी फ्लो करती है, हमने पढ़ा है। वो पोल से किस तरफ आती है? इक्वेटर की तरफ आती है। ट्रेड विंड्स पढ़ी होंगी आपने, ठीक है। तो ये इनको क्या बोलते हैं? इनको एयर करंट बोलते हैं। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि इसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, मैंने देखा कि इस जगह पर खड़े होते हैं तो 1000 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चले जाते हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा? यहाँ पे फिर करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, इसको इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं हम लोग बस। एनीवेज, इसको हम लोग 10th में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है। अभी आपको याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो वो ट्रेवल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के चलने को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। नॉन मेटल्स में क्या होगा? नॉन मेटल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, वो सब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे होंगे। जो नॉन मेटल्स है ना, ज्यादातर वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं? वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं।
ठीक है। तो नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है तो क्या कुछ फ्लो करेगा क्या? बैटरी लगाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन तो सारे ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। उस एटम्स, वो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा तो करंट भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन थी, वो एक्सेप्शन मैंने लिखवाई थी। दैट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ये एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है, प्योर कार्बन है ग्रेफाइट। उसमें क्या होता है, एक कार्बन के साथ में 3 कार्बन जुड़े होते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। फिर इस कार्बन के साथ भी कितने कार्बन जुड़े होंगे? 3 कार्बन जुड़े होंगे। तो एक कार्बन के पास आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से ये 3 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाएगा। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि हर एक कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, लूजली बाउंड है। जैसी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और वो किसका काम करेगा? कंडक्शन का काम करेगा। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि भाई ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ए नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है, फिर भी इसको कंडक्टर क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट देर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। सो दिस इज द एक्सेप्शन। नेक्स्ट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट को भी अच्छे से कंडक्ट करते हैं। एंड दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे। हीट कहां से कहां फ्लो होती है? फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। तो एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें मैंने एक मेटल की रॉड ली। ये मेटल की रॉड पर मैंने अलग अलग जगह पर इसके ऊपर वैक्स लगा दी। वैक्स कैसे मिलेगी? कैंडल से। पैराफिन वैक्स होती है, वो जो कैंडल होती है उससे, उसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके यहाँ पर वो ड्रॉप्स गिरा दी, और ये यहाँ पर स्टिक हो गई। यहाँ पर मैंने सोर्स लगाया किसका? हीट एनर्जी का। ये कैंडल लगाई, हीट एनर्जी का सोर्स लगाया। तो जैसे ही यहाँ पे हीट एनर्जी मिलेगी, हम देखेंगे फर्स्ट पोजीशन की वैक्स जो है वो मेल्ट होकर के नीचे गिर गई। फिर धीरे धीरे सेकंड पोजीशन की, फिर थर्ड पोजीशन की, फिर फोर्थ पोजीशन की। तो ऐसा, इसका मतलब क्या है? हीट एनर्जी कंडक्ट हो रही है। पहले यहाँ का टेम्परेचर जा रहा था, धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। कारण, रीजन रीजन क्या होगा? उसका कारण ये होगा कि एक मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। ये स्ट्रक्चर मैं आपको बना करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये एटम्स हैं, ये एटम्स एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर सोर्स लगाया था, तो ये पार्टिकल हाई एनर्जी से वाइब्रेट करना शुरू करेगा। पहले ये वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम था। ये धीरे धीरे ऐसा वाइब्रेट कर रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पर हीट एनर्जी देनी शुरू की, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। अब ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। अगर ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा है तो किससे कोलाइड करेगा? ये प्रोबेबिलिटी है कि ये साथ वाले एडजेसेंट पार्टिकल से कोलाइड करेगा, फिर ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, फिर ये इससे कोलाइड करेगा, ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो इनकी क्या बढ़ती जा रही है? तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हुआ है आपने फिजिक्स में। तो हीट एनर्जी क्या होती है? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इनके काइनेटिक एनर्जी से तो रिलेटेड है। अगर पार्टिकल धीरे चल रहा है तो टेम्परेचर कम है, अगर पार्टिकल फास्ट मूविंग है तो टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है। 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में हम हाथ डालते हैं, हमें गर्म फील होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हाई वेलोसिटी से चल करके आते हैं और आपके हाथ से ऐसा कोलाइड करते हैं। कोलाइड करते हैं, आपको लगता है तो क्या है? गर्म है। तो उसकी पार्टिकल की एनर्जी कहाँ चली जाती है? कोलिजन में, वो आपके हाथ में ट्रांसफर हो जाती है, फिर आपको वो हॉटनेस फील होती है। तो यहाँ पर भी तो यही होगा, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगी, वाइब्रेशन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो वाइब्रेट करते करते ये साथ साथ वाले पार्टिकल्स को क्या करते जाएंगे? एनर्जी ट्रांसमिट करते जाएंगे। पहले इसका वाइब्रेशन बढ़ा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। अगर इसका मोशन भी इंक्रीज हो चुका है तो यहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो चुका होगा? बढ़ चुका होगा। तो मेटल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एडजेसेंट पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। इसी वजह से ये क्या कंडक्ट करता है? हीट। हीट एनर्जी क्या है? पार्टिकल का मोशन ही तो हीट एनर्जी है। पार्टिकल्स के मोशन को ही तो क्या बोलते हैं?
हीट एनर्जी बोलते हैं। उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस भी एनर्जी से वो मूवमेंट दिखा रहे हैं, वही एनर्जी को हीट एनर्जी बोला जाता है। नेक्स्ट, दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा नहीं लिखा दीज आर इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता कि ये तो हीट को कंडक्ट कर ही नहीं सकता है, तो हमने इंसुलेटर नहीं लिखा, क्या लिखा है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट लिखा। बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी इसमें सॉलिड लेते हैं, तो उस केस में, जैसे कि हम लोग सल्फर की बात करेंगे, सल्फर पाउडर की फॉर्म में होता है। सल्फर क्या होता है? पाउडर की फॉर्म में होता है, या ऐसा एक पूरा ब्लॉक होता है जैसे मेटल्स के होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो सल्फर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या होंगे? स्पेसेस थोड़े ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर ये जो भी नॉन मेटल्स होंगे ना, इनकी जब आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो स्ट्रक्चर्स के बीच में आपको क्या मिलेंगे? फ्री स्पेसेस मिलेंगे। दे आर लूजली स्पेस्ड। वो लूजली स्पेस्ड होंगे, इस वजह से वो अच्छे से हीट को क्या नहीं कर पाएंगे? कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें जो रीजन है उसका उल्टा करना है। इसमें टाइटली पैक्ड है तो एनर्जी इजीली ट्रांसमिट हो रही है, जल्दी जल्दी ट्रांसमिट हो रही है। इसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा है, तो इस पार्टिकल को इतना वाइब्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी क्या कर पाएगा? ट्रांसमिट कर पाएगा। ओके, तो ये बैड कंडक्टर इसलिए, ये हीट को कंडक्ट करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। ये हीट को कंडक्ट करेंगे लेकिन इसके कंपैरिजन में इसमें टाइम ज्यादा लगेगा कंडक्शन। अभी तो क्या बोल रहे हैं, अब वो जो कॉपर होता है, हम लोग बर्तन बनाते हैं, तो जो वेसल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उसके नीचे का जो बॉटम होता है वो कॉपर का बनाया जाता है, आउटर वाला, अंदर वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, वो हीट को जल्दी ट्रांसफर करता है। तो इसीलिए हम लोग जो वेसल्स हैं वो मेटल्स के बनाते हैं, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी अच्छी है। इसमें ये सारे बैड कंडक्टर हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज ऑल्सो प्योर कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के बने हुए हैं। उसमें भी सारे पार्टिकल्स कार्बन के, सारे एटम्स कार्बन के, इसमें भी सारे एटम्स कार्बन के हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। इसमें एक कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ जुड़ा होता है? 4 कार्बन। ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में बिजी हैं, ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं, वैलेंसी का काम कर रहे हैं। तो उस केस में ये इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये किसको कंडक्ट कर सकता है? ये हीट को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि कार्बन कार्बन ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये डायमंड को हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है। अभी तक जो भी नॉन सब्सटेंसेज हैं उन सब में से सबसे हार्ड कौन है? डायमंड है। क्यों है? उसका रीजन यही है कि वो कार्बन कार्बन जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से तो हार्ड है, हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये टाइटली पैक्ड है तो हीट को अच्छे से कंडक्ट करेंगे क्या? इसमें यही कारण बताया था मैंने कि पार्टिकल्स इतने क्लोजली स्पेस्ड हैं कि उनके वाइब्रेशंस नेक्स्ट एटम में इजीली क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये टाइटली पैक्ड होंगे तो इजीली क्या करेंगे? वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करेंगे वन पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल। तो इसीलिए ये हीट को कंडक्ट कर सकता है क्या ये? नॉन मेटल, प्योर कार्बन है। प्योर कार्बन, सारे एटम कार्बन के, इसमें सारे एटम्स कार्बन के। बस किसका डिफरेंस है? स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। इसमें एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े होते हैं, इसमें एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं। बस ये डिफरेंस होता है। और भी डिफरेंसेस हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है इनकी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अगर ये भी प्योर कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है, और दोनों को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काफी हीटअप किया जाए, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हीटअप करेंगे तो वो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी आपको? इनकी सेम मिलेंगी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसमें कोई भी पॉइंट लिख देते हैं, जैसे लस्टर का लिख देते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, या लस्टर भी लिख सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब है दे आर शाइनी इन नेचर। जो मेटल्स होंगे वो कैसे मिलेंगे आपको? शाइनी मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे आयरन होती है उस पर रस्टिंग आ जाती है, कॉपर होती है उसके ऊपर भी कोरोजन हो जाता है, कोरोजन बोलते हैं उसको, ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है कॉपर कार्बोनेट की। तो क्या वो फिर शाइनी नहीं रहेगा? तो आंसर ये है कि हमारे पास जो मेटल था उसके ऊपर एक अलग से कोई नई लेयर आ चुकी है, लेकिन अगर हम उसको ऐसा कट करें और अंदर से देखें तो
तो कैसा मिलेगा? तो शाइनी मिलेगा। तो मेटल शाइनी होते हैं, उसके ऊपर लेयर आ जाती है तो उनकी वो लस्टर नहीं दिखते, हमें चमकते हुए नहीं दिखते हैं। शाइनी का मतलब होता है रिफ्लेक्शन करना। जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा उसको, उस सरफेस को क्या बोला जाता है? उसको शाइनी सरफेस बोला जाता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, किसी भी मेटल को लेंगे वो आपको शाइनी ही मिलेगा, चमकदार होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इसमें क्या लिखोगे? दे आर नॉट लस्टर या लस्ट्रस लिख सकते हैं। नॉन मेटल्स लस्टर नहीं है, शाइनी नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन। कार्बन शाइनी होता है किस फॉर्म में? ग्रेफाइट की फॉर्म में और डायमंड की फॉर्म में। ग्रेफाइट भी शाइनी है। ग्रेफाइट भी कैसा होता है? आपकी पेंसिल की जो लेड होती है वो शाइनी होती है ना, चमकदार होती है, ग्रेफाइट की होती है। डायमंड भी कैसा होता है? डायमंड भी शाइनी है, रिफ्लेक्शन करता है ये भी। तो इसमें एक्सेप्शन क्या लिखोगे? इसमें दो तीन एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी शाइनी है। डायमंड, डायमंड भी शाइनी होगा। एंड आयोडीन, आयोडीन भी शाइनी होता है। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन कैसा होता है वो? शाइनी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग इसकी स्टेट लिख देते हैं पहले। स्टेट से फिर हम ये डिसाइड कर लेंगे सॉफ्ट है या हार्ड है। मेटल्स आर, इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली तो हार्ड होते हैं लेकिन कुछ मेटल्स सॉफ्ट मेटल्स भी हैं। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको इजीली ब्रेक डाउन कर दोगे या उसमें मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, होगी, बस वो सॉफ्ट है। कैसे? जैसे हमारे पास आयरन का एक ब्लॉक है, उसको हम लोग कटर से कट कर सकते हैं ना, कट किया जाता है ना। आयरन के पाइप्स होते हैं, बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं, उनको कट तो करती हैं मशीन्स के थ्रू, तो किया जा सकता है। इसी तरह से जो सोडियम होता है, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों कौन से मेटल्स होते हैं? ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स हैं, क्यों? क्योंकि हम इसको नाइफ से भी क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, तो इसलिए सॉफ्ट है, ठीक है। इसलिए इनको सॉफ्ट मेटल में काउंट किया जा रहा है क्योंकि इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। अगर मैं इनको हैमर से बीट करूं तो क्या ये टूट जाएंगे पीसेस में? आंसर है नो, ये शीट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। गर्म करके खींचूंगा तो वायर भी बन सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें भी होते हैं। हीट को भी कंडक्ट करेंगे, शाइनी भी होंगे, लेकिन सॉफ्ट किस कारण से बोल रहे हैं? है तो ये हार्ड ही, लेकिन कंपैरिजन में बोल रहे हैं। बात समझ आ रही है? अगर मैं बोलूं कि आयरन के कंपैरिजन में किसको कट करना इजी होगा, तो आप बोलोगे सर पोटेशियम सोडियम को कट करना इजी होगा। तो कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, उस कंपैरिजन में ये सॉफ्ट मेटल्स है। इन मेटल्स का क्या नाम रखा गया? सॉफ्ट मेटल्स। बाकी सारे मेटल्स हार्ड होंगे। इसमें क्या लिखोगे? नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ करके। सल्फर पाउडर की फॉर्म में ऑलरेडी वो पीसेस में ब्रेक डाउन है, तो क्या फोर्स लगाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेज हैं। इसको पहले तो आपको ठंडा करना पड़ेगा, -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब जाकर के ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, तब जाकर के ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। और लिक्विड कैसा होगा? लिक्विड हार्ड तो नहीं होगा, सॉफ्ट ही होगा। तो रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, ये सारी गैसेज हैं। और गैसेज के लिए हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, हार्ड, ठीक है। उसके अलावा सल्फर, सल्फर पाउडर की फॉर्म में है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी पाउडर की फॉर्म में होता है। सिर्फ कार्बन ही है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, वो हार्ड होता है। तो ये एक्सेप्शन है इसकी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इनकी स्टेट की। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो ये आपको कौन सी स्टेट में मिलेंगे? जनरली एट रूम टेम्परेचर ये सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की बात कर रहे हैं, 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 300 केल्विन। 300 केल्विन टेम्परेचर पर ज्यादातर मेटल्स आपको सॉलिड मिलेंगे। कौन से मेटल को छोड़ करके? एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जिसका सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं? Hg लिखते हैं। तो ये आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। मरकरी आपको
लिक्विड स्टेट में मिलेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 17, 18 या 19 डिग्री ऐसे होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल 18 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है, तो जैसे ही हम इसको रूम में रखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर से निकाल करके लाए 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तब वो सॉलिड था, लेकिन जैसे ही इसको रूम टेम्परेचर पे लेते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंपैरिजन में बात हो रही है फिर से, रूम टेम्परेचर पर बाकी सारे सॉलिड स्टेट में होंगे, मरकरी कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। इसी तरह से और भी है, जैसे गैलियम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो गैलियम भी कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। एनीवेज नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या लिखोगे 7 पॉइंट, इसकी स्टेट में हम लोग तीनों बातें लिखेंगे। कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड है, कुछ नॉन मेटल्स लिक्विड स्टेट में, और बाकी के नॉन मेटल्स गैसेस है। सॉलिड कौन कौन से हैं, सल्फर, कार्बन, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, वो दोनों सॉलिड स्टेट में, ठीक है। फॉस्फोरस ये भी सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में सिर्फ एक ही होगा। मैं कौन से टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ ये याद रखना, रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ। ऐसे तो हाई टेम्परेचर करेंगे तो हो सकता है वो भी गैस स्टेट में हो, लेकिन हम रूम टेम्परेचर से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर पर सिर्फ एक ही नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन, ये जो ब्रोमीन है इसका सिंबल क्या होता है, Br। तो एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो क्या है, वो ब्रोमीन है। गैसेस, गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये जो भी गैसेस हैं, ये सारी गैसेस कौन सी हैं, ये किस में आती हैं, ये सब नॉन मेटल्स में आती हैं। तो 7 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आगे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं कि ये लोग रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, और इसमें क्या लिखेंगे, नॉट सोनोरस। इसका नेक्स्ट पॉइंट है नॉट सोनोरस। सोनोरस मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड का ये मतलब नहीं है कि हमने उसको यहाँ पे रख दिया और वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कंटिन्यूसली। पहले आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन सब्जेक्टेड टू एनी फोर्स। जब हम उसको हैमर से स्ट्राइक करते हैं, जैसे स्ट्राइक करते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। अभी मैंने हीट एनर्जी में बताया था, हीट को कंडक्ट कर रहे थे, कैसे कंडक्ट कर रहे थे, वाइब्रेशन से। तो जैसे ही हम उसको हैमर से स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने पर उसके सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, और वो वाइब्रेशंस कहाँ ट्रांसमिट हो जाते हैं, एयर में। फिर वो वाइब्रेशंस ट्रेवल करते हैं एयर में और कहां तक आते हैं, हमारे ईयर्स तक आते हैं, और वो काफी देर तक वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जैसे कि हम लोग बेल बजाते हैं, बेल की आवाज, बेल बंद हो जाती है उसके बाद तक आती रहती है क्या आवाज, क्योंकि हमने जब फोर्स लगाना बंद कर दिया तब भी वो पार्टिकल्स अभी भी क्या कर रहे हैं, वो मेटल के पार्टिकल्स अभी भी वाइब्रेट कर रहे हैं और अभी भी साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो वेव, जो साउंड ज्यादा समय के लिए परसिस्ट करेगी सराउंडिंग मीडियम में, उसको क्या बोला जाएगा, उसको रिंगिंग साउंड बोल देंगे हम लोग। रिंगिंग साउंड एक्चुअल में क्या होगी, जो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जो ज्यादा समय तक सुनाई देगी हमें, उस साउंड को क्या बोल देंगे, द साउंड विच परसिस्ट फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिंगिंग साउंड। उस साउंड को क्या बोलेंगे, रिंगिंग साउंड बोलेंगे। नॉन मेटल्स में ऐसा होगा क्या, नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी भी नॉन मेटल को स्ट्राइक करोगे तो सिर्फ एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उसके बाद कुछ नहीं सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि वो परसिस्ट करेगी, वो आपको काफी समय तक सुनती रहेगी, नो, ये नहीं होगा। तो ये होगा नॉट सोनोरस। वो सोनोरस है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये 8 प्रॉपर्टी थी, सॉरी हमने इसको फर्स्ट लिख दिया फिर से। 7 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, ये 8 प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी क्या लिखे हम इसमें, 9th प्रॉपर्टी हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दे आर हैविंग
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। melting point is that temperature at which a solid melts, a solid converts into a liquid, उसको melting point बोलते हैं। और boiling point क्या होता है? the temperature at which a liquid converts to the vapor, the gas में convert होता है, उसको boiling point बोलते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जांपल्स ये होंगे, जैसे हम लोग आयरन की बात करते हैं तो आयरन का जो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का क्या होता है? 680 के आसपास होता है, 670 680 ऐसा कुछ होता है। फॉर एग्जांपल 680 लिख देते हैं। तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और बॉइलिंग पॉइंट तो फिर इससे भी ज्यादा होंगे, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पर जब हम आयरन को हीटअप कर देंगे तो आयरन भी किसमें कन्वर्ट हो सकता है? आयरन भी गैस स्टेट में आ सकता है, वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, वेपर नहीं सॉरी, किसमें आ सकता है? गैस में कन्वर्ट हो सकता है। पार्टिकल्स इतना दूर दूर हो जाएंगे कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं रहेगा। एक पार्टिकल यहाँ पर आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो मतलब कौन सी स्टेट है? गैस स्टेट है। और ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा इसमें। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वेरी हाई। इसी तरह से इसमें क्या लिखोगे आप? लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। क्यों है लो? क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, ऑलरेडी वो पाउडर की फॉर्म में, ऑलरेडी वो गैस की फॉर्म में, और हीट अप करोगे तो और दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। अब इसमें एग्जांपल आप लोग क्या क्या लिखोगे? अच्छा, इसमें एक्सेप्शन होंगी, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी, जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड, ये दोनों आएंगे इसमें, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट का 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और जो डायमंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली रफली किसके आसपास होता है? डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग कलर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो जो नॉन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। एग्जांपल सुनिए, मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है? नाइट्रोजन जो गैस होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। -196 बॉइलिंग पॉइंट है ये। माइनस में करना पड़ेगा टेम्परेचर, 0 डिग्री से भी कितना कम? 196 कम। तो -196 टेम्परेचर करोगे, स्पेस के टेम्परेचर के बराबर हो गया, -200 डिग्री सेल्सियस, इसके आसपास का टेम्परेचर। तब जाकर के ये नाइट्रोजन लिक्विड स्टेट में आएगा। फिर और ठंडा करोगे, -250 -260 के आसपास करोगे, तब ये किसमें कन्वर्ट होगा? तब ये सॉलिड में मिलेगा। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत कम है। तो जैसे ही ये -1, मान लो मैंने नाइट्रोजन गैस को -200 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो कौन सी स्टेट में होगा वो? लिक्विड स्टेट में होगा। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, बढ़ाने पर टेम्परेचर कितना होगा? -199। नेगेटिव है ना? नेगेटिव में तो ऐसे ही इंक्रीज होगा, किस तरफ जाएगा? ये टेम्परेचर किस तरफ बढ़ेगा? 0 की तरफ जाएगा। फिर -199, -197, -196 टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने, -200 से मैंने 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कितना हो गया? -196। तब ये किस में कन्वर्ट होगा? तब ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में तो था -200 पर, -196 पर आते ही वो गैस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में ऑक्सीजन, आर्गन होता है और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का होता है -186 अप्रोक्सीमेटली, और आर्गन का होता है -183। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स है। मेल्टिंग पॉइंट तो और भी कम है, तो इसीलिए मैंने लिखा लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड, इन दोनों का ज्यादा होगा, ये एक्सेप्शन है। ओके, इसमें भी कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट कम है, 98 डिग्री सेल्सियस।
सोडियम, सोडियम को 98 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीटअप करते हैं, मतलब कि 100 डिग्री पर अगर गर्म कर देना तो सोडियम मेटल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोडियम मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है ना, इनका -196 है, उसका 98 डिग्री सेल्सियस है, तो लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ठीक है, अच्छा इसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है सोडियम का? सॉफ्ट मेटल क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, उसको इजीली कट इसीलिए तो कर पा रहे हैं, जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं वो कम है, इंटर पार्टिकल फोर्सेज जो हैं वो कम है, इसी वजह से तो हम उसको क्या कर पा रहे हैं, इजीली नाइफ से कट कर रहे थे, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। हम उसको हीटअप करते हैं, पार्टिकल ऑलरेडी दूर है, और गर्म कर रहे हैं, पार्टिकल और दूर हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। नेक्स्ट 10th पॉइंट हम लोग किसकी बात कर सकते हैं? कलर की बात कर सकते हैं। जनरली जो मेटल्स का कलर होगा वो कैसा मिलेगा आपको? ग्रे, जनरली डार्क ग्रे, लाइट ग्रे। जैसे कि आप लोग जिंक को देखेंगे तो आपको ग्रे कलर की मेटल दिखेगी, आयरन को देखेंगे थोड़ा डार्क ग्रे होगा, मरकरी को देखेंगे लाइट ग्रे होगा, सिल्वर को देखेंगे तो वो एकदम व्हाइट कलर का ग्रे होगा, चमकदार होगा। तो मेटल्स के जनरल कलर क्या है? यूजुअली जो कलर मिलेगा वो ग्रे मिलेगा, किसको छोड़ करके? एक तो गोल्ड को, एक कॉपर। गोल्ड इसका सिंबल होता है AU, कॉपर का सिंबल होता है CU। इसका कलर होता है येलोइश कलर का होता है, और ये रेड ब्राउन होता है। ठीक है, तो ज्यादातर मेटल्स ग्रे कलर के होंगे इन दो को छोड़ करके। यूरेनियम, थोरियम, आगे के जो एलिमेंट्स हैं, हैवी एलिमेंट्स हैं, उनके जो कलर होंगे वो भी ग्रे मिलेंगे आपको। इसके बाद में इसमें अलग अलग कलर हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। क्या? सॉरी, 10th पॉइंट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, जैसे कि सल्फर, सल्फर येलो कलर का पाउडर होता है, फॉस्फोरस व्हाइट कलर का होता है। इसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेज हैं, ये कैसे होती हैं? इसको क्या बोलेंगे? कलरलेस गैसेज हैं ये। नाइट्रोजन, हमारे आसपास गैसेज घूम रही है, हम इनको देख ही नहीं पा रहे हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, कलरलेस हैं। ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड भी कैसा होगा? लिक्विड भी ट्रांसपेरेंट होगा, कलरलेस होगा वो भी। तो सल्फर, फॉस्फोरस, अच्छा मैंने ब्रोमीन बताया था जो लिक्विड स्टेट में था, वो भी कौन से कलर का होता है? वो भी रेड ब्राउन होता है, कॉपर की तरह ही उसका कलर होता है, रेड ब्राउन, थोड़ा डार्क ब्राउन होता है वो। ठीक है, तो ये जो नॉन मेटल्स होंगे ये आपको कैसे कलर के मिलेंगे? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मिलेंगे। अब कार्बन के भी अलग अलग कलर हो सकते हैं। कार्बन अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो आपको वो ब्लैक कलर का दिखेगा, लेकिन अगर डायमंड की फॉर्म में है तो ट्रांसपेरेंट होगा। अगर ये डायमंड की फॉर्म में है तो ये कैसा होगा? ये आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा। तो नॉन मेटल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस हो गए इनके अंदर, मेटल नॉन मेटल्स के अंदर। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जब हम इन पर फोर्स लगाएंगे तब ये बेंड नहीं होंगे। हम लोग ब्रिजेस बनाते हैं, ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स में हम लोग मेटल्स को यूज करते हैं, बिना मेटल्स के बिल्डिंग्स नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो हम लोग आयरन की रोड्स लगाते हैं, आयरन के गर्डर्स लगाते हैं, जिससे हम लोग ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एक ब्रिज जिसके अंदर हमने आयरन को यूज किया, अगर उसके ऊपर से हैवी व्हीकल्स जाते हैं तो वो क्या नहीं होगा? वो बेंड नहीं होगा, इजीली बेंड नहीं होगा। बेंड तो होता है लेकिन इजीली नहीं होगा। और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती नहीं है, बहुत कम होती है, जैसे ही फोर्स लगाते हैं टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है ना। ब्रिटल लिखा था हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट में, ब्रिटल। वो ब्रिटल इसीलिए तो लिखा था क्योंकि इनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू सम फोर्स, एनी एक्सटर्नल फोर्स, देन दे विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये 11th पॉइंट भी इसमें लिख सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।